ये वीडियो होने जा रही है आपके सेकेंड ईयर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के डीएलएड जो सेकेंड ईयर है उसके क्वेश्चन पेपर की। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है इंटरनल्स का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दिल्ली के कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर इंटरनल एग्जामिनेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है अभी बिल्कुल ही रिसेंट किसी कॉलेज में हुआ है, बिल्कुल 2022 का साइकोलॉजी का पेपर। तो ये वही है और बिल्कुल ही लेटेस्ट है, रिसेंट है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि ये इंटरनल है तो आप इससे एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल पेपर होगा वो कैसा होगा, क्योंकि पैटर्न तो बिल्कुल ही सेम होने वाले हैं और जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी, दिखाऊंगी, आप उन क्वेश्चंस को तो ज़रूर करके जाएं। और मैं ये भी बता दूंगी कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब 200% आएगा एक्सटर्नल में, आपको वो क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देगा। तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे और ताकि आप एक्सटर्नल के लिए प्रिपेयर कर सकें। और अगर अभी तक आपका साइकोलॉजिकल का इंटरनल नहीं हुआ तो उसके लिए तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप देख सकते हैं कि ये इंटरनल एग्जामिनेशन 2022 का है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इंटरनल एग्जामिनेशन को ना आप ऐसे हल्के में मत लीजिए, आपको ये सोच के चलना है कि जैसे 10th और 12th का प्री बोर्ड होता है ना, बोर्ड से पहले, तो बस वही है आपके लिए भी, एक्सटर्नल से पहले इंटरनल। तो अगर आपने इंटरनल में छक्का मारा तो दैट्स मीन कि आप एक्सटर्नल में भी ज़रूर छक्का मारेंगे। तो पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि सारे ही क्वेश्चन करने हैं आपको और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जैसे कि भाग ए और भाग 2 होगा, तो भाग ए में 10-10 अंकों के प्रश्न होंगे और भाग 2 में 5-5 अंकों के। ये आप पहले से भी जानते होंगे क्योंकि आप पहले फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम्स दे चुके हैं। और भाग 1 के उत्तरों के लिए आपको 600 शब्द और 2 के लिए 300 शब्दों का यूज़ करना है, क्योंकि 5 और 10 का रेशियो है तो मतलब जो वर्ड हैं वो भी डबल हो जाएंगे, 5 के लिए 300 और 10 वालों के लिए 600। तो अगर मैं पेजेस बताना चाहूँ तो आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 4 पेज और 5 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 2 पेज तो लिख के आना ही है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप 5 नंबर में तीसरा पेज यूज़ कर सकते हैं और 10 नंबर के लिए 5वां पेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो स्पीड है वो एवरेज है तो मेरे हिसाब से तो आप 10 नंबर में 4 से ज़्यादा पेज भर ही नहीं पाएंगे, खासकर हिंदी मीडियम में, क्योंकि आप खुद भी पेपर देंगे ना तो आप इस चीज़ को फेस करेंगे कि 5 नंबर में 2 पेज और 10 नंबर में 4 पेज से ज़्यादा आप नहीं लिख पाएंगे। तो क्यों ना आप उन्हीं पेजेस को मतलब अच्छे से यूज़ करें। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो आंसर शीट आपको मिलती है पूरी, जिसमें पेजेस होते हैं, वो भी इसी अकॉर्डिंग बने हुए हैं कि आप 5 नंबर के लिए 2 पेज यूज़ कर लें और 10 नंबर के लिए 10 नंबर के लिए 4 पेज यूज़ कर लें और इसके अलावा 1-2 पेज आपके लास्ट में बच जाएंगे। तो कोई हड़बड़ नहीं करनी है आपको कि नहीं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शीट भरनी है, क्योंकि जो शीट अब आपको मिलता है ना पैकेज, वो इनफ होता है आपके क्वेश्चन पेपर के लिए। तो आप ओनली उन्हीं का यूज़ करें। बस करना क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझें, क्वेश्चन को ध्यान से समझें और उसके अकॉर्डिंग आंसर दें। उसके बाद आपको पेजेस भरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ उस आंसर को लिखने की। और यकीन मानिए कि 10 नंबर अगर 4 पेज में आप करते हैं, आपका आंसर मतलब अच्छे से कंक्लूड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ये तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस था आपके लिए। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी देखिए कि आप कितने पेज भर पाएंगे। अगर आप 4 पेज भर रहे हैं और आपका आंसर बिल्कुल अच्छे से हो जा रहा है 10 नंबर का, तो इनफ है। आपकी जो शीट मिलती है ना आपको, वो भी इसी अकॉर्डिंग है। आप खुद पेपर देंगे तो शायद इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 1 स्टार्ट होता है जिसमें आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और मतलब मज़े की बात ये है कि आपको कई क्वेश्चन में अथवा करके भी मिल जाएगा, तो चॉइस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शब्द सीखने से आप क्या समझते हैं? और शैक्षिक कार्यान्वयन के साथ साथ सीखने के बारे में विस्तार से कोहलबर्ग हैं उनके अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर विचार कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बता रहा है या पूछ रहा है आपसे कि
देखिए अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो उसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश दोनों ही पढ़ें। हिंदी में लिखा है कि शब्द सीखने से ही मतलब क्या अभिप्राय है, जबकि इंग्लिश में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लर्निंग। तो शब्द सीखने, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि शब्दों को सीखना है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीखने से क्या अर्थ है, मतलब सीखने का क्या मतलब है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है लर्निंग क्या होती है, सीखना क्या होता है, और उसके बाद आपको क्या बताना है कि कोहलबर्ग ने जो अपना ये सिद्धांत दिया है या फिर जो कह सकते हैं प्रिंसिपल दिया है एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन में, उसका क्या रोल है। यानी इनसाइट थ्योरी जो दी थी कोहलबर्ग ने, मैंने आपको पढ़ाया भी है जब साइकोलॉजी पढ़ी थी हमने, तो उसके बारे में बताना है। तो सीधा सीधा आप अपने माइंड में एक खाका तैयार कर लें कि 5 नंबर में आपको बताना है कि अंडरस्टैंडिंग या फिर लर्निंग क्या होती है। मतलब कि 2 पेज आपको लिखना पड़ेगा कि अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है। उसमें आप डेफिनेशन भी लिखेंगे, फिर अपनी भी बातें लिखेंगे, फिर पॉइंट्स भी लिखेंगे, इसमें आपके 2 पेज हो जाएंगे। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको कोहलबर्ग के सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी को बता देना है, जिसके अंदर एक एग्जाम्पल भी आप डालेंगे। वो बंदर वाला जो एग्जाम्पल था, जो टेबल पे चढ़ता है और बनाना उतार लेता है, फिर डंडी से बनाना उतारता है। तो कोहलबर्ग के बारे में बताएंगे, पहले कोहलबर्ग कौन है, फिर उसका सिद्धांत क्या था, फिर उसका एक्सपेरिमेंट बंदर वाला, फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो 2 पेज में ये हो जाएगा, मतलब 4 पेज में आपका ये 10 नंबर का आंसर अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें अथवा करके एक और क्वेश्चन है कि स्मृति शब्द से आप क्या समझते हैं, मेमोरी क्या होती है, और प्राथमिक छात्रों में तेजी से याद करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ भी 5+5 का रेशियो है, तो 2 पेज में आपको बताना पड़ेगा कि स्मृति क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, जिसमें आपको अपने शब्दों में भी बताना है। फिर आपको 1-2 डेफिनेशन लर्न करके जानी पड़ेगी कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, तो आपको वो वहाँ पर डेफिनेशन भी लिखना होगा। तो 2 पेज में आप बताएंगे कि स्मृति क्या होती है, उसके बाद 2 पेजेस होंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि तेज़ी से याद करने के लिए हम प्राथमिक कक्षाओं में क्या कर सकते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे कि लयात्मकता से पढ़ाना है ना, और कोरिलेट करके पढ़ाना। इस तरीके से कम 5 पॉइंट तो आपको लिख के आना पड़ेगा यहाँ पे 2 पेजेस के अंदर। अगर आपको और ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं तो आप 10 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, तो कम से कम तो 5 पॉइंट लिखने ही होंगे आपको इसके। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि विकलांग बच्चे कौन होते हैं। एक विकलांग बच्चे के बारे में उसकी आवश्यकता और समस्या के संदर्भ में उल्लेख करें और एक समावेशी सेट में उसके समायोजन के लिए उनके उपायों के बारे में बताएं। तो अभी एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि विकलांग बच्चे कौन होते हैं। 3 नंबर का है आपका, तो 3+7 का रेशियो है, तो 3 नंबर, यानी कि आपको एक पेज में तो ये बताना पड़ेगा कि विकलांग बच्चे होते कौन से हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है साइकोलॉजी का, मैं डाल चुकी हूँ सारी वीडियो। उसमें मैंने बताया था कि विकलांग बच्चे कौन होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे लेफ्ट हैंडेड हो गए, और जो स्लो लर्नर होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, तो कुछ दृष्टि बाधित होते हैं, कुछ बहिर होते हैं। तो ये सब आपको 1 पेज में बताना पड़ेगा, 3 नंबर का है। फिर 7 नंबर में आपको बताना पड़ेगा, किसी भी बच्चे को ले लीजिए, ये आपका चॉइस है, चाहे पे बधिर बच्चा या दृष्टि बाधित ले लीजिए जिसको कम दिखाई देता है, उसकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं 1 पेज में वो लिखिए। उसकी फिर समस्याओं का उल्लेख कीजिए 1 पेज में, और फिर लास्ट में बताइए 1 पेज में कि आप क्या क्या कर सकते हैं ताकि वो एक समावेशी कक्षा में अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो इस तरीके से 4 पेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 5वां पेज भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, या कोई पॉइंट अगर आपको याद आता है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेरा जो मैं बता रही हूँ आपको एक्सपीरियंस, तो आप 4 पेज तो कम से कम लिखेंगे और 5 ज़्यादा से ज़्यादा इनफ हो जाएगा। फिर आपको एक्स्ट्रा शीट्स भी लेनी पड़ जाएंगी अगर आप 5-5 पेज लिखेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो 4 पेज इनफ है अगर आप ठीक से आंसर लिख रहे हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम में आप स्पीड कितनी भी रखिए ज़्यादा नहीं लिख पाते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अथवा करके भी एक क्वेश्चन है जिसमें ये दिया गया है कि अभिसरण और भिन्न सोच में क्या अंतर है। अभिसरण और भिन्न सोच में क्या अंतर है, यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। तो आपको पहले अंतर बताने होंगे इसमें, और उसके बाद गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है।
तो बताती हूँ कि कैसे करना। तो इस वाले जो अथवा का क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद गार्डनर की थ्योरी भी पूछी है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा आपको 5-5 नंबर के दोनों क्वेश्चन करने हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो अभिसरण और भिन्न सोच होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर, जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसे हमेशा ऐसे स्केल से लाइन खींच के करें, और फिर लाइन खींचने के बाद 5-5 डिफरेंस बताएंगे दोनों के। तो 5 पॉइंट आपके यहाँ हो गए, और उसके बाद आपको गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बतानी होगी, जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में गार्डनर ने बताया था कि जो बुद्धि है वो एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की होती है। तो ये 5 नंबर में आपको करना होगा। तो 2-2 पेज आप 5-5 नंबर का डिवाइड करके कर लेंगे। और एक बात की, ये जो गार्डनर थ्योरी है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक्सटर्नल में आने के बहुत ही चांसेस हैं, तो इसको पढ़ के जरूर जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि मार्गदर्शन शब्द से आप क्या समझते हैं और प्राथमिक स्कूलों में इसका क्या उपयोग है। तो 5 नंबर के लिए आप बताएंगे कि मार्गदर्शन होता क्या है, गाइडेंस क्या होती है, आप अपने शब्दों में बताएंगे। फिर आप 1-2 डेफिनेशन बताएंगे जो आपने याद की होगी, और फिर मार्गदर्शन किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कर सकता है, ये सब आप 5 नंबर में यानी 2 पेज में बता देंगे। उसके बाद प्राथमिक स्कूलों में इसका कैसे यूज़ होता है, इसके लिए आपको फिर 2 पेजेस यूज़ करने होंगे, और कम से कम 5 पॉइंट्स आपको बताने होंगे कि प्राथमिक लेवल पर गाइडेंस क्यों दी जानी चाहिए, क्या यूज़ है उसका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वास्तविक जीवन और कक्षा शिक्षण से संबंधित, शिक्षण स्थितियों से संबंधित विभिन्न कार्यों और उद्देश्यों पर संक्षेप में चर्चा करें। तो आपको क्या करना है, वेरियस फंक्शन और पर्पस बताने हैं सर्व बाय द लैंग्वेज रिलेटेड टू रियल लाइफ। कि ये जो ये आप देखेंगे तो पूरा ही क्वेश्चन सेम ही है, मतलब एक ही क्वेश्चन है 10 नंबर का, इसमें कोई डिवाइडेड नहीं है कि 5+3, 3+ ऐसे करके 3+7 ऐसे करके कोई टुकड़ा नहीं है, तो हम तोड़ नहीं सकते। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करें, अगर आपके पास ऑप्शन है अथवा वाला क्वेश्चन का, जहाँ पर आपको डिवीज़न मिल जाए कि 5+5 है, 3+7 है, तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। क्योंकि जब एक ही क्वेश्चन आप 10 नंबर अटैम्प्ट करेंगे तो बहुत ही चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स वहाँ पर कट होंगे, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कैसे हम 4 पेजेस में एक ही क्वेश्चन को लेके जाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 वैसे पूछ रहा है कि रियल लाइफ से जो लैंग्वेज रिलेटेड है वो कैसे है, और क्लासरूम में कौन सी सिचुएशंस है जो इससे रिलेटेड है। तो ये इसको अटैम्प्ट करने की बजाय मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जो अथवा का क्वेश्चन है कि भाषा विकास के चरणों की व्याख्या करें और भाषा का विचारों से गहरा संबंध है, उदाहरण के साथ बताएं। तो इसमें आपको 5+5 का मिल जाता है ऑप्शन। तो 5 नंबर के लिए आप बताएंगे सबसे पहले कि भाषा विकास के चरण कौन से होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप एक बार सिलेबस देखिए, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है सिलेबस में, 5 यूनिट कंप्लीट हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था भाषा विकास बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो रोना शुरू करता है, फिर बड़बड़ाना शुरू करता है, बैबलिंग करता है, ऐसे करते करते टीनेज तक जाता है, और किशोरावस्था के बाद तक का आपको बताना है कि कितने शब्दों को कब वो सीखता है। तो 2 पेजेस ये कर लीजिए 5 नंबर का। फिर बताइए कि भाषा और विचार का गहरा संबंध है, ये भी मैंने कराया है। इसमें क्या है, ऑफकोर्स दोनों में संबंध है, और फिर आपको इसमें उदाहरण भी देना है। जैसे कि एक लेखक है, उसके विचार आते हैं तो उसको एक भाषा चाहिए जिससे वो अपने विचार दूसरों को बता सके, तो इस टाइप का उदाहरण लिख दीजिए। साथ ही साथ आप इसमें विवाद भी लिख सकते हैं, जो मैंने पढ़ाते समय भी बताया होगा आपको कि पियाजे जो कहता है, जीन पियाजे जो हैं वो कहते हैं कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में, और जो हमारे वाइगोस्टी हैं वो कहते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में। तो ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जितना भी नॉलेज आपके पास है ना, बस आपको वहाँ पर उड़ेल के आना है और सही क्वेश्चन में उड़ेल के आना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ये 10 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे यानी 50 नंबर, और 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन यानी 25 नंबर, तो टोटल हो गया 75 नंबर। तो 75 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सीखने का हस्तांतरण क्या है, और यहाँ पर आपको 5th क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है अथवा नहीं है, तो यही अटेम्प्ट करना है। तो सीखने का हस्तांतरण लर्निंग ट्रांसफ़र क्या होता है, 5 नंबर में बताइए।
फिर शिक्षा के हस्तांतरण के तंत्र के शैक्षिक निहितार्थ यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताना है कि ट्रांसफ़र करने से लर्निंग को कैसे फ़ायदा होता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो 2 पेजेस में आपको सिर्फ ये बताना होगा कि सीखने का हस्तांतरण क्या होता है, उसके बाद इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे वो आपको बताने हैं। तो कम से कम 5 पॉइंट यहाँ पर आपको लिखने होंगे इसके फ़ायदे के। तो इस तरीके से पार्ट 1 आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं इनको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, बच्चों में रचनात्मक विकास में सहायक सोच कैसे उपयोगी साबित हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर अथवा का भी क्वेश्चन है, जहाँ पे 2.5 + 2.5 का आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको एडवाइस यही देती हूँ, हर बार मेरी यही एडवाइस होगी कि अगर आपको अथवा में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पर एक तो पूरा एक ही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हाफ हाफ करके दिया हो, तो जो हाफ हाफ करके हो ना उसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि फिर हमें ना स्ट्रेटजी बन जाती है माइंड में कि इतने नंबर के लिए इतना लिख दो, इतने के लिए इतना। तो जो छठा क्वेश्चन पहला है उसमें एक ही क्वेश्चन है कि रचनात्मक विकास में सोच कैसे उपयोगी साबित हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या 2 पेज तो कम से कम करने ही हैं। तो पॉइंट्स आपको 2 पेज में 10 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे या 5 पॉइंट समझ आएंगे, ये डिपेंड करता है। और शुरू में इंट्रोडक्शन भी लिखना होगा कि रचनात्मक विकास क्या होता है, सोच क्या होती है, तो ये चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है कि आवश्यकता की अवधारणा क्या है और बच्चे के सीखने में आवश्यकता का महत्व क्या है। तो ये देखिए, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आप उन वीडियोस को देखेंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन पेपर समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर 2.5 + 2.5 की मार्किंग स्कीम है। तो आप एक पेज पे तो ये बता दीजिए कि आवश्यकता क्या होती है। अगर डेफिनेशन याद हो तो वो लिखिए, नहीं तो खुद से डेफिनेशन बनाइए, हाईलाइट कीजिए ब्लैक पेन से उसको, ठीक है, जो आप कर सकते हैं अट्रैक्टिव कीजिए। तो एक पेज आपका ये हो गया और सेकंड पेज हो गया कि सीखने में आवश्यकता कैसे महत्वपूर्ण है, तो 5 पॉइंट वो लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपके 2 पेजों में ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की विस्तार से चर्चा करें कि थॉर्नडाइक की कनेक्शनवाद परीक्षण और सीखने की त्रुटि सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि थॉर्नडाइक का जो कनेक्शनवाद है या फिर इसको संयोजनवाद भी कहते हैं, आपने पढ़ी होगी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ज़्यादा फेमस है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी को रट के जाइए, जरूर आएगा पेपर में। और 5 नंबर में आपको बताना है। तो आपको अब 2 पेजेस यूज़ करने ही करने हैं। तो थोड़ा थॉर्नडाइक के बारे में बताइए, वो कौन है, फिर उन्होंने क्या थ्योरी दी, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, अगर आपको याद हो तो बिल्ली वाला जिसमें बाहर मछली रखी थी, है ना, तो वो बताना है आपको। और फिर साथ ही साथ उसमें उन्होंने जो नियम दिए बाद में 3-4 नियम दिए हैं वो भी लिखने हैं। तो इस तरीके से आपका 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रेरणा क्या है, कक्षा में अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो 5 मार्क्स है, तो आप इसको मतलब 1 पेज पे डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट पेज पे बता दीजिए कि प्रेरणा होती क्या है, आप अपने शब्दों में बताइए, डेफिनेशंस याद कीजिए। मैं कहती हूँ ना, मैं खुद भी पढ़ाते समय आपको डेफिनेशंस लिखवाती हूँ, और छोटी छोटी और इजी डेफिनेशन जो कि आपको याद रहे, क्योंकि डेफिनेशन ना इन्हेंस कर देता है आपके आंसर को। आप ब्लैक पेन से जब ऐसे अंडर कॉमा लिखते हैं ना डेफिनेशन, तो लगता है कि बच्चा पढ़ के और याद करके आया है। और उसके साथ साथ आप खुद की भी डेफिनेशन शब्दों को जोड़ जोड़ के बना के लिख के आइए। तो ये बता दीजिए प्रेरणा क्या है, और उसके बाद आप अपने बच्चों को प्रेरित कैसे करेंगे। तो 4-5 तरीके बताइए, क्योंकि 5 नंबर का है। आप उनको क्या कर सकते हैं, मूवीज़ ऐसी दिखाना जिससे मोटिवेट हुए बच्चे, या फिर जो महान लोग हैं उनके बारे में बता सकते हैं। कई सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिससे बच्चे मोटिवेट होंगे, तो ये आप वहाँ पर लिख के आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको अथवा करके भी मिल रहा है। तो कई क्वेश्चन में आपको अथवा करके मिल जाएंगे। एक बच्चे को भावनात्मक रूप से परेशान करने के 3 कारणों की चर्चा करें। तो सीधा सीधा क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि 3 कारण लिखने हैं, तो आपको 4 नहीं लिखने, 3 ही लिखने हैं। 5 नंबर का है, 3 कारण लिखने हैं, तो इजी सही है, 3 कारण कुछ भी सोच लीजिए कि क्यों बच्चा भावनात्मक रूप से परेशान रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है, जहां आप बताएंगे कि इन कारणों को फिर कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, तभी आपका आंसर कंक्लूड होगा। इसमें अथवा का जो क्वेश्चन है कि यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र धमकाता है या झगड़ा करता है, तो कुछ अन्य छात्रों के साथ वो ऐसी हरकतें करता है,
तो इस व्यवहार में अंतर्निहित व्यक्ति क्या है? तो आपको बताना है कि ये बंदा किस चीज़ से परेशान है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम है। और कोई बच्चा आपकी क्लास का ऐसा झगड़ालू किस्म का है तो क्या प्रॉब्लम है इसको, और फिर इसको नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये दो पेजेस पे दोनों चीज़ें आप क्लियर करेंगे विद इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये बहुत ही, इसमें कोई स्कीम बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्कीम बनी हुई है। 2.5 + 2.5 का स्कोप रहेगा। तो आपको यहाँ पर 3 टॉपिक्स दिए गए हैं या कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिनको आपको क्लियर करना है किसी 2 को। तो या तो आप बताइए संचय रिकॉर्ड क्या होता है, 1 पेज कर लीजिए और साथ में डेफिनेशन लिखिएगा, पक्की बात है आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आप बताइए संचित रिकॉर्ड क्या होता है, या फिर रुचि क्या होती है, और भाषा के विकास में प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो आप ऐसे में क्या करें, जैसे इन्होंने पूछा कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें 5 पॉइंट लिख दो कौन कौन से कारक भाषा को इफेक्ट करते हैं। तो 2.5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद संचय रिकॉर्ड और रुचि में से कोई एक उठा लो और फिर उसका कॉन्सेप्ट लिखो, आप क्या समझते हो उससे, और डेफिनेशन अगर याद हो तो, नहीं तो खुद बना कर लिखो, क्योंकि अगर आप पेपर में बैठे हो डेफिनेशन याद नहीं आ रही है तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि अपना ही दिमाग लगाएं और खुद ही डेफिनेशन बनाएं। तो ये आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था, और मैंने 10 के 10 क्वेश्चन बताए, स्ट्रेटेजी भी बताई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। तो अब आप बिल्कुल परेशान ना हो और खुद को रिलैक्स रखें पेपर में, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से करके आनी है, यानी कि बाजी मार के आना है। और ऑल द बेस्ट आपको पेपर के लिए। मुझे मालूम है सबके एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर कर दूँ।